चलिए आइए दोस्तों, हम लोग क्लास 10 का मैथ का सेकंड टर्म का जो एग्जाम स्कूलों में हो रहा है उसका क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। आप लोग को बता दें कि जो आप लोग 2026 में जो एग्जाम दीजिएगा, झारखंड बोर्ड जो एग्जाम दीजिएगा, उससे लगभग लगभग मिलती जुलती क्वेश्चन है ये। क्योंकि आप लोग को बता दें कि आप इस आधार पर अगर तैयारी करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा एग्जाम में। क्योंकि आप लोग को ये भी जानकारी हो गया होगा कि बोर्ड एग्जाम जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा बोर्ड एग्जाम का रूटीन रिलीज कर दिया गया है। और आप लोग को बता दें कि ये एग्जाम जो होगा स्टार्ट होगा आप लोग का 2 फरवरी से एग्जाम चालू है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आप लोग को बता दें कि आप लोग को टोटल 52 क्वेश्चन दिया जाता है। हम लोग सभी को जानते हैं, आप भी जानते हैं, सभी छात्र जानते हैं। तो 52 क्वेश्चन में से आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ये 4 पार्ट में बांटा हुआ है। सेक्शन ए में जो रहेगा वो आपके पास 30 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और इन 30 क्वेश्चन जो रहेगा वो सभी के सभी क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। चलिए, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं, साथ में इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास हम अलग से लेंगे, तो उसमें हम आप लोगों को सारा सोल्व करके दिखाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो आप लोग देखिएगा इस क्वेश्चन में, है ना, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला क्या है, सेक्शन ए जो आपका चालू होता है, ये क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी एमसीक्यू है, यानी सभी के सभी क्वेश्चन जो क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखिएगा। ये क्वेश्चन क्लास 10 के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा। आप लोग को बता दें कि इस सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मेरे यूट्यूब चैनल जो इस वीडियो को जो डालेंगे उसमें पीडीएफ के रूप में भी आप ले सकते हैं। आप उस लिंक पे जाइएगा और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसका आंसर कौन सा होगा, तो अगर बोला जाए तो इसका जो आंसर होगा, हम आप लोग को बता दें इसमें जो आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए होगा, यानी पहला होगा। लेकिन इसको सोल्व करके देख लेते हैं कि इसका पहला होगा तो कैसे होगा, क्योंकि इसका आंसर कौन सा होगा, ए होगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कैसे होगा तो देख लेते हैं। सबसे पहले 120 का क्या करेंगे, 120 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, क्योंकि आप लोग लगभग लगभग कोर्स कंप्लीट कर लिए होंगे। तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर 2 से लगता है तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोग 2 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको 3 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 होगा। और नहीं लगेगा उसके बाद कितने से लगा सकते हैं, 5 से लगाएंगे। देखिएगा इसमें क्या आया, 3 को 2 आया, 1 2 3, तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद 3 कितना, 1। ठीक है, उसके बाद 5 कितना दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, तो क्योंकि 1 2 3 इसका पावर कितना है, 1 1 है, तो सभी पावर को जोड़ दिया जाता है गुना में, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद इंटू 3 मेरे पास कितना 1 है, तो इसका 1 हो जाएगा। और इंटू 5 कितना है, 1 है। इसका मतलब इस तरह से इसका आंसर आता है, 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिएगा एक क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं तो ये कौन सा होता है, तो ये होता है पहला ही होगा। कौन सा होगा, तो ये फर्स्ट नंबर होगा, जो आप लोग को हम बता चुके हैं, फर्स्ट होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या। हम आप लोग को बता दें छात्र कि परिमेय संख्या जो होती है वो पाई जो होती है एक अपरिमेय संख्या होती है। साथ में जो जो संख्याएं रूट के अंदर होगी, ध्यान दीजिएगा, जो जो भी संख्या रूट के अंदर होती है और जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं किया जा सकता है या जो पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं होता है, वे सभी के सभी संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे भी देखिएगा ये रूट में तो है नहीं, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा ये मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। इसी तरह से 2 0 भी मेरा क्या है, परिमेय संख्या। 225, अगर 225 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना निकलता है, 15 निकलता है। तो ये भी मेरा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, लेकिन पाई जो होगा, ध्यान दीजिएगा, ये पाई जो दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर जो होगा, तो बोलिएगा इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 4 होगा, पाई, क्योंकि पाई अपरिमेय संख्या होता है। अब जैसे कहने के मतलब कि अंकों में अगर अपरिमेय संख्या रहेगा कैसे रहेगा, तो थोड़ा सा उसको भी देख लीजिए। जैसे कहने का मतलब इसी के जगह पे अगर हम लोग लिख दें 12 लिख देंगे, कितना लिख दिए, 12, रूट अंडर 12 लिख दिए। अब देखिएगा 12 का अगर हम गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं, 12 का गुणनखंड करते हैं तो 2 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर अगर हम लोग 2 से लगाते हैं कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो देखिएगा कि वर्गमूल में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, जिसका जोड़ा लगता है वो क्या होता है, बाहर हो जाता है। इसको बाहर करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और अंदर में आ जाएगा कितना,
3 आ जाएगा। तो बताइए इसमें जो भी संख्या निकला, क्या सारे के सारे संख्या रूट से बाहर निकला? नहीं, क्योंकि इसके अंदर में 3 बचा हुआ ही रह गया। तो ऐसे ही तरह इसी तरह के संख्या को बोला जाता है पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त नहीं हुआ। जो रूट से सारे के सारे संख्या जिसका निकल जाएगा उसको बोलेंगे पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्गमूल। लेकिन जिसका नहीं निकलेगा वो पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा, पूर्ण वर्गमूल उसका प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से, इसीलिए हम आप लोग को बता दें कि जो रूट में रहने वाली संख्या जो रहती है वो सभी के सभी संख्या परिमेय नहीं होती है। बहुत से सारी संख्या परिमेय हो जाती है क्योंकि उसका वर्गमूल निकल जाता है। लेकिन जिन संख्या का सारा वर्गमूल नहीं निकलेगा, माने सारा अंक रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो वो संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। और पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है, चलिए हम इसमें थोड़ा सा समझाने में थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया। चलिए अगला देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो दूसरा में लिखा हुआ है कि यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 हो तो द्विघात बहुपद होगा। चलिए इसको एक नंबर का क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। हम आप लोग को बता दें कि इसमें इसका फार्मूला जो होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला आप लोग जानते होंगे, तो इसका फार्मूला हम लोग बैठा देंगे, उस फार्मूला पर हम लोग सेट इसको कर लेते हैं। देखिए कि इसका फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। आप लोग को बता दें, एक है अल्फा प्लस बीटा, एक है अल्फा इंटू बीटा। जैसे कहने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर मान लीजिए 4 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका 1 है, तो ये मान हम लोग को यहां बैठाना है। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 4x दिया हुआ है, उसके बाद बाहर में x लगा हुआ है इसलिए x लिखे, प्लस अल्फा इंटू बीटा मान कितना दिया हुआ? 1 दिया हुआ है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो देखेंगे इसमें कौन सा मैच करता है, तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें जो मैच करता है वो कौन करता है? देखिएगा तीसरा नंबर आप लोग देख रहे होंगे, तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो क्योंकि इसमें 0 लगा हुआ तो यानी वैसे तो द्विघात बहुपद का जो फार्मूला था इस ये होता है, लेकिन इसमें 0 के साथ दिया हुआ इसका, इसलिए इसमें आपको संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका आंसर जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, यानी ये होगा आपका 3 नंबर का होगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला में देखिएगा, दिए गए आकृति से बहुपद के शून्यकों की संख्या बताइए। तो हम लोग को शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या जो पूछता है, तो देखिएगा कि एक्स अक्ष को जो ये लाइन है कितनी बार प्रतिच्छेद करती है, काटती है। एक्स लाइन को आप लोग बता दें, एक्स लाइन कौन है? तो एक्स लाइन ये है, ये इस लाइन को ये रेखा कितनी बार काटती है? देखिएगा एक यहाँ काटती है, एक यहाँ काटती है, एक यहाँ काटती है। तो कितने जगह पे काट रही है? तो ये काट रही है 3 जगह पे। कितना? एक यहाँ हो गया 2 और इधर हो गया 3, तो 3 जगह पे। इसका मतलब कि शून्यकों की संख्या जो होगा, है ना, शून्यकों की जो संख्या होगा कितना होगा? 3 होगा। तो देखिएगा 3 किस में? 3 में। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ये हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि आलेखीय रूप से रेखिक समीकरण का युग्म 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 दो रेखीय यानी रेखीय निरूपित करते हैं। जो अब इसमें हम लोग क्या हुआ, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, केवल 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, संपाती है या समांतर है। तो हम आप लोग को बता दें, इसको हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले इसका एक फार्मूला होता है जो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि इसमें आप लोग इस ध्यान में रखिएगा कि a1 बाय a2 बराबर फार्मूला क्या होता है? तो a1 बाय a2 ये फार्मूला है। इसी तरह b1 बाय b2 और c1 बाय c2 हम लोग निकाल के देखेंगे सभी का कि वैल्यू क्या है। तो देखिएगा ये आपका जो फर्स्ट में होता है वो होता है, यहाँ सब होता है a1 b1, देखिएगा a1 b1 c1 और ये होता है a2 b2 c2। ठीक है, इसमें सभी वैल्यू जो इसी तरह होता है। तो a1 बाय a2 हम आपको ज्यादा ना समझा के हम आपको इसका आंसर बता देते हैं, क्योंकि आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। देखिएगा इसमें क्या है, तो ये इधर दिया हुआ है ना, यहाँ दिया हुआ है a2 b2 और c2। तो देखिएगा हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 बार, यहाँ लिखेंगे 2, इसको काट दीजिए, 3 बार में कट जाता है, इसका मतलब कितना आ गया? 3 आ गया। ऐसा 3/1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से b1 बाय b2, तो b1 बाय b2 का मान निकालेंगे कितना होगा? ऊपर में दिया हुआ है -3 और इसमें दिया हुआ है -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना होगा? 3/1 यहाँ भी आ जाता है। और c1 बाय c2 अगर निकालते हैं तो इसका क्या होगा? तो देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है 10 बाय कितना दिया हुआ है? 9, 10/9 दिया हुआ है। तो 10/9 दिया हुआ तो कटेगा नहीं कटेगा। इसका मतलब एक कौन सा कंडीशन में आता है? तो ये आता है a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, इस तरह से दिया हुआ है।
तो आप लोग बताइए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं, समांतर। आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं समांतर। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, समांतर। 4 ऑप्शन में से समांतर वाला कौन सा दिया हुआ, तो देखिएगा समांतर वाला जो दिया हुआ है ये चौथा नंबर का दिया हुआ, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इसके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, छठा नंबर देख रहे होंगे। छठा में लिखा अधि रेखाएं 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 समांतर है, तो k का मान होगा। k का मान क्या होगा, अब हम लोग k का मान पूछ रहा है इसमें। चलिए देखिए इसमें k का मान क्या होगा, सो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका फार्मूला क्या है, तो ये समांतर है, तो समांतर का फार्मूला क्या होता है, समांतर पहले समझिए, समांतर का फार्मूला होता है, देखिएगा थोड़ा सा देख लीजिए, समांतर का होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यही होता है फार्मूला। तो इसमें देखिएगा, इसी पर हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो समीकरण इसमें दो है, 3x प्लस 2ky बराबर 2 और एक दिया हुआ 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। इसको हम सोल्व बना करके थोड़ा सा ट्रिक करके बना देते हैं। तो देखिए a1 का मान दिया हुआ है 3, ठीक, और a2 का मान इस समीकरण में दिया हुआ है 2, ठीक है। उसके बाद b1 का मान दिया हुआ है 2k और c और b2 का मान इसमें दिया हुआ है 5। अब देखिए इधर नॉट इक्वल टू, तो इधर का हम लोग को लेना नहीं, हम लोग ये दोनों बराबर वाला इक्वल वाला हम बना लेंगे। क्रॉस मल्टीपल गुना कीजिएगा इस तरह, ये इसमें गुना होगा कितना, 5 दिया हो जाएगा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, और इसको इसमें गुना कीजिएगा कितना होगा 4, तो हो जाएगा 4k बराबर हो जाएगा 15। हमको k का मान चाहिए, तो लिखेंगे 15/4, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें मिला के देखिएगा, तो ऐसा कौन सा आंसर होगा जो 15/4 है, तो 15/4 जो इसका आंसर है वो देखिएगा फर्स्ट नंबर का है, यानी 3 नंबर का है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन में लिखा निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का मतलब है जिसका घात 2 होता है, अधिकतम घात कितना होना चाहिए समीकरण का, 2, तो उसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। अगर 2 से ज्यादा अगर होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों को समझना है। अब देखिएगा इसमें कौन सा ऐसा है जो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो देखिए इसमें द्विघात समीकरण जो नहीं होगा वो इसमें कौन सा नहीं होगा, वो आप लोग बताइए। एक बार आप लोग भी देखिए इसमें कौन सा नहीं हो सकता आपके हिसाब से। तो 7वां नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं, तो जो द्विघात समीकरण इसमें विकल्प है वो कौन सा होगा, तो ये होगा इसका चौथा नंबर का होगा। बोलिएगा ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें देखिएगा अधिकतम घात कितना चला जा रहा है, 4 चला जा रहा है। कितना चला जा रहा है, 4 चला जा रहा है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि अधिकतम घात 4 है। और 4 के बाद फिर इसका क्या है, 4 के बाद देखिएगा इसमें कि यहाँ 3 भी दिया हुआ है ना, ये देखिएगा इसमें घात 3 भी है 4 भी है। तो चलिए 4 और 4 अगर कैंसिल भी हो जाते हैं, इसको सोल्व करते हैं, तो अधिकतम घात कितना बन जाएगा, 3 हो जाएगा ना। और हम आपको क्या बताएं कि द्विघात समीकरण में अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2, अगर उससे ज्यादा रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग 8वां नंबर। लिखा द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस 8 बराबर कितना दिया हुआ है, तो बराबर दे दिया हुआ है 0। कितना दिया हुआ है, 0 के मूल होगा। बताइए इसका कौन सा मूल होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे कि इसी आंसर शीट को, यानी इसी 4 को जो ऑप्शन दिया, इसी ऑप्शन को इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे, जिससे 0 आ जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अब ऐसा समझ सकते हैं, देखिए जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहां दिया हुआ है x बराबर, पहला में देखिएगा फर्स्ट वाला बता रहे हैं, तो फर्स्ट वाला में देखिए पहला में दिया x दिया हुआ है 4 और एक x बराबर कितना दे दिया हुआ है 2, यही दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा हम लोग इसमें ऐसा करते हैं कि इसमें हम लोग वैल्यू पुट करके देखेंगे और वैल्यू डाल के देखेंगे, और देखेंगे वैल्यू डाल के देखेंगे कि इसमें 0 किससे आ सकता है। तो अगर ऐसा हम लोग करके देखते हैं तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा क्या कि इसका आंसर कौन सा होगा। लेकिन हम आप लोग को थोड़ा सा बता दें कि इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो देख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो देख लीजिए, इसमें हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा नंबर। कौन सा हो जाएगा, दूसरा नंबर। सोल्व करके थोड़ा देखिएगा, हम आपको इसका आंसर बता दे रहे हैं। आप लोग ये भी बता दें कि अभी जो एग्जाम चल रहा है स्कूल में, वो सेकंड टर्म का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपको पैटर्न पर, जो अभी झारखंड सरकार के द्वारा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो पैटर्न चेंज किया गया है, जेक के द्वारा जो पैटर्न चेंज किया गया, उसी के आधार पर सारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में क्या दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के निम्न में से किसका मान 0 नहीं होना चाहिए। बताइए इसमें किसका मान 0 नहीं होगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू
जीरो में निम्न में से किसका मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा द्विघात समीकरण में, वो हमेशा याद रखिएगा कि ए का मान कभी भी जीरो नहीं होगा। किसका मान जीरो नहीं होगा? ए का मान। ठीक है, अगला में है 10 नंबर में कि एक एपी में यदि डी बराबर -4, एन बराबर 7 और ए एन बराबर 4 तो ए का मान होगा। अब ए का मान क्या होगा? तो इसका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के आधार पर अगर हम निकालते हैं तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है सो देखिएगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। इस फॉर्मूला पर अगर हम लोग बनाते हैं तो ये बन जाएगा। ए एन आपका कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद ए का मान कितना दिया हुआ है? तो ए का मान दिया हुआ है क्या? नहीं, ए का मान नहीं दिया हुआ। उसके बाद इसमें किसका मान दिया हुआ है? इसको सोल्व करते हैं तो एन का मान आपका दे दिया हुआ है 7 -1। ठीक है, और डी का मान दिया हुआ है -4, यही दिया हुआ है। हम लोग इसको सोल्व करते हैं अगर, तो देखिएगा 4 इस जगह पे है, यहाँ ए है। अगर इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। 6 को गुना कीजिएगा 4 में तो 6 छक 24 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 24। इस 24 को बराबर किधर ले आते हैं? इस साइड ले आके आएंगे तो ए बराबर आपका होगा 24, क्योंकि माइनस में इधर आ जाएगा क्या होगा? प्लस में। तो 24 और 4 जोड़ देते कितना हो जाता है? 28 हो जाता है। क्या हो जाएगा? 28। तो इसका मतलब इसका आंसर जो ए का मान होगा वो क्या होगा? 28 होगा। तो हम लोग इसमें ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ? तो आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है आपका कितना? 28 दिया हुआ है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? 4 हो जाएगा, 28। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 में दिया हुआ है एपी का 21वां पद जिसके प्रथम दो पद -3 है ना और 4 है। यानी प्रथम दो पद का मतलब ये है कि आपका a1 बराबर दे दिया हुआ है -3 और a2 बराबर आपका दे दिया हुआ है कितना? 4। हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या था? d बराबर होता है a2 -a1। अगर इस पर हम लोग मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए? इसका निकालते हैं तो a2 मेरा कितना दिया हुआ है? तो a2 दिया हुआ है 4 माइनस, अरे कितना दिया? a1 कितना दिया? -3। तो क्या हो जाएगा? 4 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाता है। तो डी मेरा कितना निकलेगा? 7। अब हम आप लोग को बता दें 21वां पद बोल रहा है तो ए 21 बराबर, तो इसका डायरेक्ट सिंपल सा ऐसे लिखते हैं ए प्लस कितना लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे 20 डी, ये लिखेंगे क्योंकि इसको शॉर्ट में लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं हम लोग। अब ए का मान मेरे पास कितना दिया हुआ है? तो ए का मान जो हम लोग के पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है -3। और इसमें अगर हम लोग क्या करें 20 गुने हम लोग क्या करेंगे 7 करते हैं, तो अगर गुना इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 104 यानी -3 प्लस हो जाएगा 140। अब इसको अगर हम लोग हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 137 आएगा। कितना आएगा? 137। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर किसमें 137 है? तो देखिएगा ऑप्शन में देखिएगा तो इस किसमें है? दूसरा नंबर में दिया हुआ है 137। कितना दिया हुआ है? 137। तो यही इसका आंसर होगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 में क्या दिया हुआ है कि सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? तो सभी वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं। ठीक है, सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगला आप लोग देख रहे होंगे, तो अगला में क्या दिया हुआ सो देखिएगा। अगला में दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है? इसमें कौन सा सत्य होगा? तो देखिए ये किससे दिया हुआ है? ये हम लोग ज्यामिति के रूप में है, ज्यामिति से दिया हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप लोग को बता दें किसका होगा? ए, ध्यान दीजिएगा AB, ठीक है, AB इंटू EF। AB इंटू EF कहां दिया हुआ है? AB इंटू EF और DE इंटू BC। तो इसका सही आंसर जो है वो है दूसरा नंबर। कौन सा है इसका? दूसरा नंबर होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब अगर त्रिभुज पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा सा जानकारी होगा। इसमें लिखा हुआ है ABC संरेखी होते हैं यदि, अब यदि क्या संरेखी किसको बोलते हैं? तो आप लोग को बता दें 9 क्लास में भी ये पढ़े होंगे, संरेखी बोलते हैं जब दो के जोड़ के तीसरा के बराबर आ जाए। किसी दो को जोड़िएगा और क्या होगा? तीसरा के बराबर आ जाए तो वो हो जाएगा संरेखी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका पहला होगा। कौन सा होगा? आपका पहला होगा इसका आंसर। यानी AB प्लस BC अगर जोड़ते हैं तो मेरा AC के बराबर हो जाना चाहिए। अब 15 नंबर में लिखा बिंदु 5 और -6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है? ये हम लोगों को बोला। यानी इसमें हम लोग को क्या बोलता है? हम लोग को इसमें अनुपात निकालने बोला है। तो इसको आप सोल्व करके देख सकते हैं, है ना। अगर हम लोग इसको सोल्व करके देखते हैं तो इसका जो सही आंसर आएगा वो 3 नंबर में होगा, 3 का होगा 5:1 होगा। आप लोग इसको बना के देख लीजिएगा। ठीक है, सारा के सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बार बार बता रहे हैं। उसी तरह से 16 नंबर देखिएगा। 16 नंबर में लिखा बिंदुओं 2, 5, 4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। अब इसका मध्य बिंदु क्या होता है? तो देखिए थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिए कि इसका मध्य बिंदु फार्मूला क्या होता है। अगर आप लोग जानते होंगे तो बहुत आसानी से ये बन जाएगा। तो हम आप लोग को थोड़ा सा बता दें कि मध्य बिंदु फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बाय
2 और y1 प्लस y2/2, ये होता है मध्यबिंदु फार्मूला। देखिए सिंपल सा, देखिए 4 ब्रैकेट में दिया हुआ 2 5 और 4 7, तो 2 हो गया x1 और हो गया y1, एक हो गया x2, एक हो गया y2, तो 4 और 2 जोड़ दीजिएगा होता है 6 का आधा कितना हो जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु में आधा कर देंगे उसको, तो 4 और 2 6 का आधा हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा, और 7 और 5 हो जाता है 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, तो 3 और 6 होगा, कितना होगा 3 और 6, तो 3 और 6 किसमें है, तो 3 और 6 देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 3 और 6, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ 17 नंबर में, उसको देखिएगा, तो दिया हुआ है कि यदि sin 2a बराबर 2 sin a है तो a का मान क्या है। ये दोनों बराबर है, LHS और RHS क्या बराबर है, हम लोग को बोलता है इसमें देखिए ऑप्शन के साथ ही चलिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। एक बार 30 डिग्री, एक बार 45 डिग्री, एक बार 0 डिग्री, एक बार 90 डिग्री, ए जहां लिखा वहां डाल के देखिएगा, और दोनों तरफ के मान को क्या कीजिएगा, बराबर करके देखिएगा किससे मान बराबर आता है, दोनों साइड का एक जैसा आंसर आता है। तो आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा, अगर 0 डिग्री हम लोग डालते हैं तो दोनों साइड का वैल्यू सेम आएगा, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा तीसरा 0 डिग्री। अब इसका है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो ये फार्मूला है, आप लोग अगर फार्मूला जानते होंगे तो इसका किसका फार्मूला है, तो सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला है, तो सेक स्क्वायर थीटा किसमें है, पहला में ही दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला में क्वेश्चन 19 नंबर में लिखा हुआ है यदि sin a बराबर 3/5 तो 10a का मान होगा। अब बताइए 10a का मान क्या होगा, तो 10a का मान जो होगा वो आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो 10a का मान क्या होगा, सबसे पहले आप इस तरह सोचिए कि साइन का फार्मूला क्या होता है, देखिए साइन का फार्मूला होता है यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है वो आप लोग पहले समझिए, तो होता है साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यही होता है। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो क्या होता है P/H, यही होता है। तो हम लोग को इसमें क्या दिया हुआ है, P का मान दिया हुआ है 3, H का मान दिया हुआ है 5, हमको चाहिए क्या, B चाहिए, बेस चाहिए। तो बेस का फार्मूला आप लोग जानते हैं यानी आधार का, तो आधार का क्या था, रूट अंडर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का, यानी 5 का स्क्वायर 5 × 25 और लंब का स्क्वायर तो 3 है, 3 × 3 = 9, घटा दीजिएगा तो दोनों घट जाएगा, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, तो आधार आपका कितना निकल गया 4 निकल गया। अब 10 का फार्मूला क्या होता है, तो 10 का फार्मूला जो होता है वो देखिएगा, 10 का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो ये होता है लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब मेरा कितना दिया हुआ है, तो लंब दिया हुआ है मेरा 3 और आधार कितना निकाले 4, यानी 3/4 क्या होगा 3/4। देखिए ऑप्शन किसमें है 3/4, तो 3/4 जो दिया वो देखिए चौथा नंबर जो आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन चौथा, यही आंसर इसका हो जाएगा 3/4 होगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको थोड़ा सा आप अपने स्तर से अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर यही होगा, है ना। लेकिन आप लोग के पास, हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन का जो वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। इसी का जो वीडियो डालेंगे तो इसके नीचे अब जब जाइएगा डिस्क्रिप्शन में जाइएगा जब, तो उसमें आपको उसके नीचे आपको इसका पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, उससे आप इस क्वेश्चन का टोटल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाता हूँ, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि पीए और पीबी केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखा है तथा कोण एपीबी बराबर 50 डिग्री है तो कोण ओएबी का मान होगा। बताइए इसका मान क्या होगा, तो आप लोग को बता दें कि इसका मान जो होगा, है ना, इसका मान क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा इसका मान होगा 25 डिग्री। क्या होगा 25 डिग्री। सोल्व करके आप देख लीजिएगा, है ना। अगर नहीं जानते तो कमेंट करके बताइएगा, इसका सारा के सारा सॉल्यूशन हम आप लोगों को करके फिर से अगर हम बोलिएगा तो पूरा सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा, जब किसी सीधे खंभे की छाया और उसकी लंबाई बराबर हो तो नियम कोण क्या होगा। देखिए अगर उसकी लंबाई और छाया की ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों इक्वल होगा तो समझ जाइए कि उस समय जो उसका मान जो होगा वो होगा 45 डिग्री। क्या होगा 45 डिग्री होगा, ठीक है। एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त में जो स्पर्श रेखाएं होती है वो अनंत होती है। कितना होती है, अनंत। ऐसा समझ सकिए कि एक वृत्त बना दी। अब बताइए स्पर्श रेखा अगर हम लोग खींचेंगे तो बहुत सारे खींच सकते हैं, ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींच सकते हैं, इस तरह से ऐसे खींच सकते हैं, तो बहुत सारे स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। स्पर्श किसको बोलते हैं, जो सिर्फ वृत्त को टच करते हुए गुजर जाए, है ना, उसी को बोलते हैं स्पर्श। तो बहुत सारे स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा अनंत या अनेक, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिएगा, तो अगला है क्या 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 23 में लिखा हुआ कि वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। वृत्त के दो जगह पर अगर प्रतिच्छेद करता है, कितने जगह पे, दो जगह पे। जैसे इस तरह समझ लीजिए ये वृत्त है, इस तरह हम लोग खींच दिए तो वृत्त को इस जगह पे भी प्रतिच्छेद कर रहा है, इस जगह पे भी प्रतिच्छेद कर रहा है। तो दो जगह पर जब प्रतिच्छेद करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। उसको क्या बोला जाता है, छेदक रेखा। तो पहला आंसर होगा इसका क्या होगा, छेदक रेखा। 24 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 24 में लिखा हुआ कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र 60 डिग्री का कोण अंतरित है। सबसे पहले आप लोग को बता दें, है ना, सबसे पहले आप लोग को ये बताते हैं कि वृत्त के चाप की लंबाई क्या होता है। तो चाप की लंबाई बराबर फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, तो होता है θ/180 πr या
थीटा बाय 360 डिग्री, ये डिग्री है ना, 360 2 पाई, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर इस पर हम लोग मान बैठा देते हैं तो कितना है 60 दिया हुआ, नीचे हम लोग लिखेंगे 180, पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ, तो दिया हुआ है 21। अब 60 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाता है ना, फिर इसको 3 से काटेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा, 7 से 7 बार में कट जाएगा, तो आप हम लोग के पास कितना बच जाता है 21, 22 बच जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा 22। तो देखते हैं इसमें 22 किसका है, तो देखिएगा 22 जो है वो 3 नंबर का हो, तो 22 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। अब इसी तरह से 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 25 नंबर में लिखा P डिग्री केंद्रीय कोण और त्रिज्या R वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो आप लोग को बता दें कि जहां थीटा लिखते थे हम लोग त्रिज्यखंड का फार्मूला में, तो थीटा की जगह क्या लिख दिया P डिग्री दिया। तो बात एक ही है, तो फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है, तो थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा की जगह लिख देते हैं P डिग्री बाय 360 डिग्री, है ना, उसके बाद लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, ये होता है इसका फार्मूला। इस फार्मूला पर देखिए पहला तो नहीं होगा, दूसरा इसलिए होगा नीचे 180 दिया वहां लिख दिया 2 पाई, तो ये भी नहीं होगा। इसमें क्या 360 दिया हुआ लेकिन यहाँ 2 पाई दिया, तो ये भी नहीं होगा, क्या स्क्वायर होता है। चौथा नंबर में देखिएगा तो P दिया हुआ 720 दिया 2 पाई, तो एक 2 से अगर इसको हम लोग काट देते हैं 360 बार में कट जाता है, इसका मतलब P बटा 360 पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, चौथा नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिएगा तो लिखा हुआ है एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, तो एल बराबर फार्मूला होता है, एल बराबर क्या होता है, तो एल बराबर होता है रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब देखिएगा इसमें अगर हम लोग बनाते हैं तो ऊंचाई दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस व्यास दिया हुआ है 10, 10 का त्रिज्या हो जाएगा इसका 5, तो 5 का स्क्वायर। ये दोनों को अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो कितना बराबर है 44 और 25 25 टोटल हो जाएगा कितना, दोनों को अगर सोल्व करते हैं तो हो जाएगा 169, दोनों का वर्गमूल इसका वर्गमूल निकालते आ जाता है 13, कितना आ जाता है 13। तो 13 देखिएगा कौन सा, तो 13 देखिएगा फर्स्ट नंबर में इसका आंसर मिल जाता है, 13 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। चलिए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या देख रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, तो बताइए बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई और स्क्वायर एच, इस पर आप मान बैठाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, जैसे क्या है 22/7, आर स्क्वायर की जगह तो आज त्रिज्या कितना 7 है, तो 7 को हम लोग 2 बार लिखेंगे, और एच कितना दिया 5 दिया होगा, 7 से 7 कट जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 5 को 22 से गुना तो 110 हो जाता है, और फिर 7 से गुना तो 7 तो 7 70 हो जाएगा। तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मिलता है, ऑप्शन नंबर देखिएगा ये मिलता है तीसरा 770 सेंटीमीटर क्यूब, तो ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम फिर से देखते हैं। तो अगला देखिए 28 नंबर देखिए, तो 28 नंबर में क्या दिया हुआ है, तो देखिएगा 28 में दिया हुआ है कि प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होता है। अब बताइए प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, सम संख्या किसको बोलते हैं प्रथम, तो जैसे प्रथम 3 सम संख्या जो होगा वो होगा 2 4 और 6, तो इस तरह से होगा। तो हम लोग इसको अगर जोड़ देते हैं, क्या करेंगे जोड़ के माध्य निकालने जानते हैं, 2 + 4 + 6 बटा के अंक है 1 2 3, तो नीचे 3 लिख देंगे, जोड़ देते हैं 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 12 नीचे 3, 3 चौके 12, तो इसका कितना आ जाएगा 4। तो देखिएगा 4 किसका आंसर, मान कौन सा ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, तो दूसरा में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है दूसरा में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा यानी 4। ठीक, अब 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो 29 आप देख रहे होंगे, तो 29 में क्या दिया हुआ है कि 2 4 6 2 5 0 2 1 2 3 2 का एक बहुलक है। बहुलक किसको बोलते हैं, जो किसी भी आंकड़ा में जो सबसे ज्यादा बार जो अंक आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बहुलक बोलते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक आया, तो देखिएगा सबसे ज्यादा बार आया 2 आया, जैसे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 इस जगह पे है, 2 कितना हुआ 1 2 3 4 5 बार, इसका मतलब 2 जो है वो क्या होगा बहुलक होगा, सबसे ज्यादा बार आने वाला संख्या 2 है, इसलिए इसका आंसर 2 होगा, यही हो जाएगा बहुलक होगा। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। आप लोग देख रहे होंगे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया होगा, लिखा एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या, तो एक पासा को अगर पलट फेंका जाता है तो एक पासे को फेंकिए तो क्या क्या आ सकता है, एक देखिए ध्यान दीजिएगा 2 3 4 5 6 यही आएगा, लेकिन इसमें सम संख्या कौन कौन सा 2 है 4 है और 6 है, तो इसका मतलब 3 संख्या है। इस तरह से टोटल संख्या कितना है 6, तो नीचे 6 लिखा जाएगा क्योंकि आप लोग जान रहे हो प्रायिकता में। अब काट दीजिएगा तो 2 बार में कट जाता है, 1 बटा हो जाएगा 2, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा दूसरा नंबर होगा 1/2। चलिए ठीक है, आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई। अब हम आप लोग को थोड़ा सा और आप बता दें कि सेक्शन बी में जो पढ़िएगा तो सेक्शन बी से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है। अब इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को थोड़ा सा हम आप लोग को बारी बारी से थोड़ा समझा देते हैं। तो सब्जेक्टिव जो देख रहे हैं आप, इस सब्जेक्टिव में क्या है तो देखिएगा कि इनमें से आपके पास टोटल 8 प्रश्न रहेंगे, कितना प्रश्न रहेंगे 8, उनमें से 6 प्रश्नों को उत्तर देना है, और सभी प्रश्न जिनका भी उत्तर दीजिएगा वो 2 नंबर का रहेगा, यानी आपको पूरी 2 नंबर मिलेगा हर एक प्रश्न से। तो इस तरह से आपको 6 प्रश्नों को सोल्व करना है। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो जिसमें देखिएगा तो लिखा हुआ है कि आभास गुणनखंड विधि द्वारा 6 और 72, क्या लिखा हुआ है 6
और 72 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन दिया हो। इसी तरह द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात करें, जो आप लोगों को ऊपर में भी देख चुके इस टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद इसी तरह से दिया हुआ आपका एपी का दिया हुआ है ना, समांतर श्रेणी से दिया हुआ है। एक आपका त्रिभुज से दे दिया हुआ है, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें चूज कीजिए, इसी में से 6 प्रश्नों को आपको बनाना है। नीचे आप लोग को क्या दिया, मूल बिंदु से P बराबर 3-4 की दूरी ज्ञात करें। हम लोग को इसका दूरी निकालने बोल रहा है, यानी दूरी सूत्र का इस्तेमाल कीजिएगा, यानी ये 7.1 के से दिया हुआ है। फिर माध्यिका ज्ञात करने बोल रहा है, ये भी बहुत आसान है। और 7वां नंबर में क्या दिया हुआ, 7वां में हम लोग को दिया हुआ है प्रायिकता से, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। और 8वां में दिया हुआ एक विद्युत की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है सब्जेक्टिव में। तो ये हो गया सेक्शन, क्या हो गया, बी हो गया। चलिए सेक्शन सी देखते हैं। तो सेक्शन सी में क्या दिया हुआ है सो देख लीजिए, है ना। सेक्शन सी में दिया हुआ है, सो देखिए, तो सेक्शन सी में क्या है, सेक्शन सी में दिया हुआ है कि अधिद्विघात, है ना, अधिद्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों का प्रश्न दिया हुआ है, हम, है ना, अंडरलाइन थोड़ा सा करते जा रहे हैं, ये प्रश्न है आपको। उसी तरह से हम लोगों को क्या फिर और दिया हुआ है ना, इसमें क्या दिया हुआ है, अधिक खंभे की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, खंभे की ऊंचाई अगर 60 सेंटीमीटर, छाया की लंबाई 20√3 मीटर, तो खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा, ये प्रश्न है। इसी तरह से आप लोग का ये देख रहे हैं त्रिभुज से दिया हुआ ये प्रश्न, है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और इसमें बता दें कि सेक्शन सी में सभी प्रश्न जो है वो 3 नंबर का, इसमें भी आपके पास टोटल 8 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से 6 प्रश्नों का ही उत्तर देनी है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस मेरे वीडियो के लिंक में जाइएगा, नीचे, है ना, सब्सक्रिप्शन में जाइएगा और उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। उस डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसमें टोटल चीज आप लोग इसका पीडीएफ लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका टोटल प्रश्न है। अब इसी तरह से हम लोग को आ जाता है सेक्शन डी। सेक्शन डी जितने भी प्रश्न है, इसमें टोटल आपके पास 5 प्रश्न रहेंगे। कितना प्रश्न रहेंगे, 5। उनमें से आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देनी है, टोटल 4 प्रश्नों का उत्तर देनी है। और सभी के सभी प्रश्न जो रहेंगे वो 5 नंबर का रहेंगे। 6 प्रश्न रहेंगे, टोटल कितना प्रश्न है, 6 प्रश्न। आपके पास टोटल 6 प्रश्न रहेगा, जिनमें से 4 प्रश्नों का ही उत्तर देनी है। तो देखिए इस प्रश्न को भी आप लोग देख लीजिए, ये भी बहुत आसान है ना। इस तरह से आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सेक्शन बी, सी और डी बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें क्वेश्चन सेलेक्ट करके चूज करके बनाना है। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो बताएं, इसका सब्जेक्टिव जो है एक अलग से वीडियो बना के हम इसमें डालेंगे। इसका पूरा के पूरा आप लोग इस वीडियो को देखकर सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।